क्लास रहेगी हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग। बात चल रही है साइकेट्रिक की। सबसे पहले साइकेट्रिक क्या है? इधर देखो, साइकेट्रिक को मेंटल हेल्थ स्टडी भी हम लोग कहते हैं। ये क्या है? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आप लोग नर्सिंग में हैं तो आप साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? तो बात चले कि मेंटल हेल्थ किसे कहेंगे। तो मेंटल हेल्थ को समझने से पहले आप हेल्थ को समझे। हेल्थ में एक वर्ड आता है मेंटल हेल्थ, आता है ना? कि आप हेल्थ किसे कहेंगे? कि इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि व्यक्ति अगर पूरे तरीके से फिजिकल, मेंटल और सोशल ठीक है और उसमें किसी प्रकार की डिजीज और डिफॉर्मिटी नहीं है तो वो क्या है? स्वस्थ है। बात आती है मेंटल हेल्थ किसे कहेंगे सर? फिर हम मेंटल हेल्थी पर्सन वो पर्सन है जो अपनी एडियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है नॉर्मल वे में कर रहा है। दिन भर की जो दिनचर्या है वो नॉर्मल तरीके से कर रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थी है। फिर मेंटल अनहेल्थी किसे कहेंगे? तो वो व्यक्ति जो अपने दिन भर की जो दिनचर्या है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहा, वो क्या है? मेंटल इलनेस या मेंटल अनहेल्थी है। फादर ऑफ साइकेट्रिक जॉन सीरेल। फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है बताओ? जॉन सीरेल। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ खुला? 1773 में वर्जीनिया, यूएसए में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1925 में रांची के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला। फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक की बात करें डॉक्टर विद्यासागर। कौन है बताओ? डॉक्टर विद्यासागर। और सोशियोलॉजी के फादर कौन है बताओ? अगस्ट कॉम्टे है ना? हाँ। ल्यूनेक किसे कहेंगे? मेंटल इल पर्सन को। उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? ल्यूनेस एक्ट 1912 के अंदर। उसके बाद पढ़े हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक को क्लासिफाइड करने के लिए या साइकेट्रिक बीमारियों को क्लासिफाइड करने के लिए दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर बनाए गए। कौन कौन से? एक तो ICD-10, एक DSM 5th, लेकिन हम 4th पढ़ रहे हैं ना? हाँ। ICD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और DSM की फुल फॉर्म डायग्नोसिस स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ICD-10 कब आया? 1992 में। और इसमें क्या किया गया कि बीमारियों को जो है 10 लाइन में डिवाइड किया गया। इसमें 10 की 10 लाइन में डिवाइड किया गया। देखिए, सबसे पहले आपके पास F00 से F, इसमें जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कहां से कहां तक रखा गया? 00 से 98 तक। और 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने कितने ग्रुप में बच्चों? 10-10 की 10 लाइन बना दी। आगे बात में एक तो 00 से 09, फिर आपके पास 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 से 39 और फिर 40 से 49, उसके बाद आपके 50 से 59, 60 से 69, फिर 70 से 79, फिर 80 से 89, फिर 90 से 98। 10 लाइन बना दी। कितनी लाइन बना दी बताओ? जैसे गिनती की लाइन होती है ना, 10 गिनती होती है ना, उसकी 10 लाइन। 100 तक गिनती नहीं बनाई, पूरी 98। और हर जो आपके पास में लाइन थी 10 की, वो 10 बीमारी को शो करती है। कितनी बीमारी को बच्चों? लेकिन हम यहाँ देखो, वो जो 10 बीमारियां हैं वो उन बीमारियों का सब टाइप भी हो सकता है। जो मेन बीमारी है उसका सब टाइप भी हो सकता है। जैसे F00 से F09 की बात करेंगे तो इसमें क्या रखेंगे बताओ? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक और क्यों होते हैं बताओ? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम होने की। और मेनली ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कौन कौन से? डिमेंशिया एंड डिलेरियम। डिमेंशिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। और डिलेरियम का मतलब क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर भी पूछे थे सर मेनली कौन सा होता है? तो डिमेंशिया कॉमन है आपके पास में। आई बात समझ में? डिलेरियम, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कोई जो है पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है तो उसमें सबसे कॉमन होने वाला साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है? डिलेरियम है। सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव में बताओ? डिलेरियम। उसके बाद दूसरा ग्रुप F10 से F19 सबस्टांस यूज डिसऑर्डर। कोई भी सबस्टांस यूज करने की वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ जाएंगे तो वो किस पे रखेंगे? 10 से 19 के बीच में। और इसके एग्जांपल देखें तो आप लोग कौन कौन थे? एल्कोहलिज्म, ड्रग्स वाले, है ना? उसके बाद 20 से 29 के बीच में फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर जिसमें क्या क्या रखा गया? मेनली सिजोफ्रेनिया। क्या रखा गया बताओ? सिजोफ्रेनिया।
और सिजोफ्रेनिया में डिवीजन वगैरह सब कुछ सिजोफ्रेनिया में हो जाता है। और उसके बाद 30 से 39 के बीच में मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर, और इसमें कौन कौन आते हैं बताओ, मेनिया एंड डिप्रेशन पढ़ेंगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर ऐसे जो है साइकेटिक डिसऑर्डर जिसमें इंसाइट और जजमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या किसमें रखा गया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। और ये कौन से ग्रुप में आते हैं, 40 से 49 के बीच में। और आपके पास में इसमें क्या क्या आता है, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, बीसीडी है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बीसीडी का मतलब डिसोसिएटिव है ना, कन्वर्जन डिसऑर्डर। F50 से F59 ग्रुप में बिहेवियर डिसऑर्डर आते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कौन कौन, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। F60 से F69 के बीच में आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों आते हैं बताओ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, F70 से F79 के बीच में मेंटल रिटार्डेशन, सारे के सारे प्रकार मेंटल रिटार्डेशन सारे के सारे है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग को याद रखना है कि मेंटल रिटार्डेशन मेनली 4 प्रकार, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड 51 से 70 के बीच आईक्यू था माइल्ड। मुझे बताना आईक्यू किसने दिया था, आईक्यू इंटेलिजेंस क्यू टेस्ट के बारे में किसने बताया, कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने बताया, तुम बताओ। इंटेलिजेंस क्यू टेस्ट के बारे में कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने बताया, तुम बताओ। क्या पढ़ रहे हो? अरे इंटेलिजेंस क्यू टेस्ट के बारे में कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने बताया, आईक्यू का फॉर्मूला कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया, आईक्यू फॉर्मूला कौन से साइंटिस्ट ने दिया। उसके बाद आपके पास में F80 से F89 के बीच में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो बच्चों में होते हैं ना, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर। और 90 से 98 के बीच में रखा गया चिल्ड्रन बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसके एग्जाम्पल है एन्यूरेसिस, एनकोपेरेसिस, पाइका, टेम्पर टेंट्रम और टिक्स। एन्यूरेसिस का मतलब कि 5 साल के बाद भी बिस्तरों में टॉयलेट करना, एन्यूरेसिस। एनकोपेरेसिस का मतलब 5 साल के बाद भी बिस्तरों में जो स्टूल पास आउट करना, एनकोपेरेसिस। पाइका का मतलब जो अनइडिबल सब्सटेंस है, जो खाने लायक सब्सटेंस है, खाने लायक सब्सटेंस नहीं है उनको भी खाना, चौक खाना, आई बात समझ में, पेंट खाना। टेम्पर टेंट्रम का मतलब एक्सेसिव एक्टिविटी करना, इधर चढ़ना उधर चढ़ना। टिक्स का मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी करना। आप बताना पाइका किसी ने, पाइका जो खाने की चीज नहीं होती हमें जैसे पेन। हाँ, एनुरेसिस किसे कहेंगे, यूरिन पास करना। हाँ 5 साल के बाद यूरिन पास, 5 साल के बाद ही करा था सबने, पहले नहीं करा। कितनी बुरी, खूब पढ़ लिए भैया, खूब है, ना पढ़े वही खूब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके पास में डीएसएम। डीएसएम की फुल फॉर्म बताना। सबका डायग्नोसिस स्टैटिकल मैनुअल, और ये आपके पास डीएसएम 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और ये कब दिया गया, 1994 में। सर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप के द्वारा। चलिए हम लोग इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल देखा, डीएसएम देखा, इंडियन क्लासिफिकेशन देखोगे अब आप लोग। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर।
चलिए, कौन थे इंडिया के फादर साइकेट्रिक के? डॉक्टर विद्यासागर। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक डिसऑर्डर को 3 भागों में डिवाइड किया। जो इंडिया के न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया गया साइकेट्रिक डिसऑर्डर को। साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड तीसरा आपके पास में स्पेसिफिक डिसऑर्डर। स्पेसिफिक डिसऑर्डर 3 भागों में डिवाइड किया गया बच्चों। कितने भागों में बताओ? हाँ, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे साइकोसिस की। साइकोसिस, साइकोसिस के अंदर भी आपके पास में इधर देखेंगे, साइकोसिस में उन सब बीमारी को रखा गया बच्चों। साइकोसिस में उन सब बीमारी को रखा गया, उन सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर को रखा गया जिनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती है, जजमेंटल नहीं रहता है व्यक्ति। आगे बात समझ में? वो सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिनमें व्यक्ति को पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और कहने की बात ये, उसमें जजमेंटल क्या होता है? एब्सेंट होता है। आप समझ जाओगे कि साइकोसिस का है। इनसाइड एब्सेंट। इनसाइड का मतलब कि दिमाग में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, उसकी बॉडी में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, उसके अंदर कौन सी बीमारी हो रही है, एसिडिटी, पैसे कुछ भी हो उसको नहीं पता। और दूसरी बात जजमेंट एब्सेंट। जजमेंट एब्सेंट। जब आप साइकोसिस को देखेंगे बच्चों तो यहां पे साइकोसिस आपके पास में 3 प्रकार की। साइकोसिस को कितने भागों में डिवाइड किया गया बताओ? 3 भागों में। कौन कौन से आपके पास में? एक तो आपके पास में ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में वो बीमारियां रखी गई बच्चों जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से होती है बताओ? हाँ, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ना, सीएनएस में प्रॉब्लम होने की वजह से। अरे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कौन कौन से थे अभी पढ़ा था आपने आईसीडी में? कौन कौन से थे बताओ? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन आते हैं बताओ? डिमेंशिया एंड डिलीरियम। दूसरा प्रकार आपके पास साइकोसिस का फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस, इसमें कौन आता है बच्चों? सीजोफ्रेनिया। कौन आता है बच्चों बताओ? सीजोफ्रेनिया या डिल्यूजन। दूसरे नंबर पे डिल्यूजन, फंक्शनल साइकोसिस। कहने का मतलब इधर देखो बच्चों, फंक्शनल साइकोसिस का मतलब ये है, मेरी बात सुनेंगे, व्यक्ति का जो है आपका दिमाग और बॉडी या तो ज्यादा फंक्शन करने लग जाए या कम फंक्शन करने लग जाए। वो सारे किसमें आते हैं? फंक्शनल साइकोसिस में। दिमाग और बॉडी कम या ज्यादा फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। अफेक्टिव, अफेक्टिव साइकोसिस। तीसरा, अफेक्टिव साइकोसिस में आपकी जो आपने देखा था, इधर सुनो मेरी बात को, इमोशंस आपने देखा, आपने इमोशंस के बारे में सुना था। इमोशंस आपके अंदर की फीलिंग है और उसको बाहर निकालने का अफेक्शन है। क्या है बताओ? आगे बात समझ में? तो आप कैसे, जब आप अंदर से दुख होते तो बाहर से कैसे दिखाई देते? डिप्रेशन में। आगे बात समझ में? अगर अंदर से आप दुखी हो तो बाहर से कैसे दिखाई दोगे? डिप्रेशन में। और अंदर से आप खुशी होते हो तो आप थोड़ा सा हिलते डुलते रहते हो ना। तो यहाँ पर
अफेक्टिव साइकोसिस में आएंगे आपके पास मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया एंड डिप्रेशन। तो साइकोसिस, अब आपने देख लिया कि कौन कौन सी जो बीमारियां साइकोसिस है। अगर पूरा एक साथ में कंबाइंड कर दूं तो डिमेंशिया है, डिलेरियम है, सिजोफ्रेनिया है, डिल्यूजन है, मेनिया है, डिप्रेशन है। ये सब क्या है बच्चों? और इसके अंदर व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जजमेंटल क्या होता है? एब्सेंट। आगे बात समझे बच्चों? अरे बात समझ में आई या नहीं है? उसके बाद बात करते हैं न्यूरोसिस की। वे साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिनमें इनसाइट प्रेजेंट होता है। आपको पता रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा ना। आपको पता रहे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ आपको पता होगा। इनसाइट प्रेजेंट होगी और जजमेंट भी प्रेजेंट होगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है ना, ये प्रेजेंट होगी। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि इधर देखो, एंजाइटी। एंजाइटी में ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपको पता है कि हाँ सिर दर्द हो रहा है, हाँ मैं ये करा, मैंने गलत कर दिया यार, उस वजह से यूं कल एग्जाम है ना। याद है ना तुम्हें सब चीजें? आप जो भी करते हो, आप जो भी सोचते हो, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब आपको पता होता है न्यूरोसिस में। समझे बात को? जिसका एक एग्जांपल आपने एंजाइटी लिया। और फोबिया। फोबिया भी किस में आता है बताओ बच्चों? न्यूरोसिस में। आपको पता होता है ना कि मुझे किससे डर लगता है, पता होता है ना किससे मुझे डर नहीं लगता, किससे मुझे डर लगता है, पता होता है। आप उसके लिए जो रिएक्ट कर, आपको पता भी होता है ना कि हाँ मेरे से। जबकि साइकोसिस वाले को इनसाइट एब्सेंट होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे, उसको कुछ पता नहीं है। जजमेंट उसका ओवर कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, उसको कुछ पता नहीं होता। हाई बात समझे बच्चों? अरे समझे नहीं समझे? एंजाइटी, फोबिया, डीसीडी, ओसीडी, ये सब किस में आते हैं बच्चों? किस में आते हैं बताओ? न्यूरोसिस। अब आप एग्जाम के अंदर अगर देंगे तो आप कर देंगे ना डिफरेंस की इनमें से कौन सा न्यूरोसिस नहीं है, इनमें से कौन सा साइकोसिस नहीं है, कर देंगे? कर देंगे। चलिए स्पेसिफिक में देखेंगे। स्पेसिफिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक डिसऑर्डर। इसमें पढ़ेंगे हम लोग बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर। और ईटिंग डिसऑर्डर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जानते हो आप लोग? एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। स्लीप डिसऑर्डर, स्पेसिफिक में आप पढ़ोगे स्लीप डिसऑर्डर। किसी को ज्यादा नींद आती है, किसी को नींद ना आए। आई बात समझ में? ये आप लोग इसमें पढ़ेंगे। एल्कोहलिज्म, जैसे ICD-10 में तो सबका अलग अलग बनाया था ना। ICD-10 में तो हमने अलग अलग, लेकिन ये कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडियन। कौन सा बताओ? हाँ, एल्कोहलिज्म, इसे में पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक में। ड्रग एडिक्शन, इसमें पढ़ेंगे स्पेसिफिक में। सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक में। आई बात समझे बच्चों? अरे समझे नहीं समझे? समझे? समझ गए? अब देखो एक हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज, मेन चीज आपसे कहा जाएगी, मेन चीज क्या है साइकोसिस और न्यूरोसिस को अलग करती है? मेन चीज बताइए बच्चों, आपको पता है? बताओ मेन चीज क्या है जो साइकोसिस और न्यूरोसिस को? इनसाइट। मेन चीज क्या है बताओ? साइकोसिस में बताओ इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं होती, मतलब इनसाइट एब्सेंट होती है ना।
इनसाइड का मतलब हाँ, दिमाग में और बॉडी में क्या चल रहा है उसको पता होता नहीं है। इनसाइड प्रेजेंट होगी आपके न्यूरोसिस में। आगे बात समझ में, जो साइकोसिस होते हैं ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं बताओ? हाँ, सिजोफ्रेनिया वगैरह मेजर ही तो है, मेजर मेंटल डिसऑर्डर। जबकि ये जो बच्चे हैं माइनर मेंटल डिसऑर्डर, जैसे एंजाइटी, फोबिया वगैरह छोटी मोटी है ना, शादी वादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को फोबिया है, किसी चीज से डर लगता है, हो जाएगी शादी। एंजाइटी है, हो जाती है, चिंता की बीमारी, हो जाएगी शादी, है ना। लेकिन किसी को सिजोफ्रेनिया है, ईंट के कान के लगा के हेलो, हाँ हेलो, कान के ईंट लगा के या ये रिमोट लगा के कान के, हाँ कैसा है तू, उधर से कोई मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, शादी हो जाएगी उसकी? नहीं होगी ना। उसको पता ही नहीं है मैं किसके सामने क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है ना। तो साइकोसिस वालों की शादियां नहीं होती है, न्यूरोसिस वालों की हो जाती है। आगे बात समझ में? हाँ नहीं दिखना नहीं है। माइनर मेंटल डिसऑर्डर, माइनर मेंटल डिसऑर्डर। बताओ, अब तुम मुझे बताओ दोनों में से किसका इलाज जल्दी हो सकता है, या किसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकता है? दोनों में से न्यूरोसिस का इलाज हो सकता है ना। और क्या, न्यूरोसिस का इलाज कर देंगे। एक क्या एंजाइटी है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे देंगे, चिंता मत करे ना, सब कुछ हो जाएगा। इसकी बेड प्रोग्नोसिस होती है। क्या होती है बताओ? बेड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब कोई बता सकता है मुझे? इलाज होने की संभावना, इलाज होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस। पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। और इसकी जो गुड प्रोग्नोसिस होती है, गुड प्रोग्नोसिस। आगे बात समझे बच्चों? इसके अंदर आपके जो माइंड की जो थिंकिंग है सब डिस्टरबेंस हो जाती है, थिंकिंग डिस्टरबेंस हो जाता है, परसेप्शन डिस्टरबेंस हो जाता है। इसके अंदर आपको पता है थिंकिंग डिल्यूजन होने लगता है, इल्यूजन होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगेगा, है ना। हाँ, थिंकिंग, पर्सनालिटी, ये सब क्या हो जाएगी बताओ? इसमें चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज। इसमें चेंज नहीं होती है। और यहाँ पर जजमेंट बताओ एब्सेंट। मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, उसको कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जजमेंट परसेंट होगा बच्चों, जजमेंट परसेंट। बताएंगे आप? बताएंगे एक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे बताओ? ठीक। विड्रॉल, विड्रॉल क्या होगा? विड्रॉल बताओ। हाँ, विड्रॉल हारने के डर से पहले से ही उस कार्यक्रम से अलग हो जाना विड्रॉल कहलाएगा। चलो बताओ, सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है बच्चों? बताओ। बताओ। रेशनलाइजेशन, है ना। चलो कर तो देखो, देख के तो कर दोगे कम से कम, बोलना नहीं आ रहा तो। चलिए नेक्स्ट आपके पास में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट।
इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। उसके बाद में फिर 1 बाय 1 हम लोग सब बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम किस तरीके से मरीज को एडमिट करते हैं, क्या क्या जो है एक मेंटल हेल्थ पर्सन के राइट्स होते हैं, वो सारी चीजें किस में रखी गई, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर, कि वो भी तो इंसान है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी है। उसकी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से दूसरे को ट्रांसफर होगी। क्या आप उसको घर से खींच के लिया होगा, ना ये तो बीमार है, अरे पकड़ के हॉस्पिटल में डाल दोगे। कुछ नियम कायदे होंगे किस तरीके से आप जो है मेंटल इलनेस पर्सन को सड़क से उठा के जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेके आएंगे। आई बात समझ में, किस तरीके से आप मेंटल इलनेस पर्सन को जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। ऐसा थोड़ी किसी को भी तुमने कह दिया चलो इसको तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, आगरा भेजेंगे इसको, तो एक पूरी प्रोसेस। और कैसे किया जाएगा, क्या क्या नियम कायदे, वो सारे नियम कायदे किस में रखेंगे बताओ बच्चों। हाँ, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया। कब आया बताओ बच्चों। और यूनियस एक्ट कब आया था बताओ। यूनियस एक्ट कब आया, 1912। दिमाग नहीं है, टमाटर है खाते हुए दिन भर, झोंक लग गया दिमाग तुम्हारे। अच्छा, सबसे पहली चीज एक्ट है, क्या है बच्चों ये एक्ट, जानते हो आप, एक्ट बन जाता है। 1987 में ये एक्ट बना और इस एक्ट में क्या है बच्चों, 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बताओ, 10 अध्याय, 10 चैप्टर। कितने पार्ट है, 10 पार्ट या 10 अध्याय है इसके अंदर। 10 चैप्टर के अंदर बच्चों अलग अलग बातें बताई गई है और 98 सेक्शन है। आपको पता है ना, कानून के अंदर जो बड़ी चीज होती है वो चैप्टर कहलाती है और छोटी छोटी चीजों को क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो 10 चैप्टर और 98 सेक्शन है। अब देखो क्या पर्पस था इसका, इस मेंटल हेल्थ एक्ट को लाने का क्या पर्पस था, साथ के साथ लिखिएगा। सबसे पहली चीज, जो मेंटल इलनेस पर्सन है उसके राइट्स को रिजर्व रखना है ना, उसके भी कुछ राइट्स है या नहीं है, इंसान है ना वो। अरे जानवरों के लिए भी कानून है ना, तो वो तो इंसान है जानवरों के लिए कानून है नहीं है, इनो है ना, है जानवरों के लिए भी कानून है ना, ये तो इंसान होता है। तो टू प्रोवाइड, पर्पज क्या कहता है, टू प्रोवाइड द राइट ऑफ मेंटल पेशेंट, द राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना। टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम द पेशेंट, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। बहुत सारे मेंटल इल पेशेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए खतरनाक होते हैं ना। टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम मेंटल इल पेशेंट। अरे होते हैं नहीं होते बताओ, सोसाइटी के लिए खतरनाक होते हैं ना वो। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए 10 के 10 चैप्टर के बारे में कि 10 चैप्टरों में क्या क्या लिखा हुआ है। आप जो सेक्शन नहीं पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे, सेक्शन पढ़ेंगे तो ना। तो चैप्टर उतना ही क्वेश्चन बनता है, चैप्टर है। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। कितने चैप्टर है टोटल बताओ मेंटल हेल्थ एक्ट में? 10। चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, देखो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। खरीद के लाओगे मेंटल हेल्थ एक्ट तो देखोगे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या सीखोगे आप उससे पढ़कर। फर्स्ट चैप्टर में इट इंक्लूड ऑल डेफिनेशन, सारी के सारी डेफिनेशन, सारी के सारी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर है। इट इंक्लूड
ऑल डेफिनेशन, सारी की सारी डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड है, सारी टर्मिनोलॉजी जो कि आपके इस एक्ट में यूज होगी, होती है ना। कोई भी किताब स्टार्ट होने से पहले उसमें डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी लिखी होती है ना, पूरी लिखी होती है, सेम टू सेम यही था पहले चैप्टर के अंदर यही। दूसरे चैप्टर में क्या है? दूसरे चैप्टर में है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हॉस्पिटल खोले जाएंगे मेंटल इलनेस या साइकेट्रिक हॉस्पिटल, उनके बजट के बारे में बताया गया है। अगली बात समझ में, दूसरे चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है बताओ? हाँ, इस इन बजट जानते हो ना, खर्चा पानी, बजट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल इन स्टेट इन सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे जो हॉस्पिटल खुले हुए उनका बजट कहां से कैसे आएगा उसके बारे में बताया गया है। तीसरे चैप्टर में इसके अंदर बताया गया है गाइडलाइन से कि आप नया जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हो। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, गाइडलाइन फॉर ओपनिंग न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल। कि एक नया साइकेट्रिक हॉस्पिटल आप कैसे खोल सकते हो उसके बारे में पूरी की पूरी गाइडलाइन। चौथा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आया बच्चों चौथे चैप्टर से। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि आप एक मेंटल इल पेशेंट का एडमिशन कैसे कर सकते हो, है ना। इसमें क्या बताया गया? रिलेटेड, किससे रिलेटेड है बताओ? चौथा चैप्टर बताओ। रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट या मेंटल इल पेशेंट। कैसे एडमिशन कर सकते हो, आगे बात समझ में। पांचवा चैप्टर, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5। ये क्या इंपॉर्टेंट है? ये किससे रिलेटेड टू डिस्चार्ज। अरे समझ गए बच्चों? डिस्चार्ज ऑफ मेंटल इल पेशेंट किससे रिलेटेड है बताओ? ये समझ रहे हो अब तो कि क्या है मेंटल हेल्थ एक्ट, समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत? ये डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, छठा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब सारे ज्यादातर चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं लिखा दूंगा ना, और यहाँ पे स्टार लगा दूंगा इंपॉर्टेंट पे। छठे चैप्टर में क्या है देखो? टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट। ये किससे रिलेटेड है बताओ? रिलेटेड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट। मेंटल इल पेशेंट की प्रॉपर्टी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए वो कौन से चैप्टर में बताओ बच्चों? 6 चैप्टर। चैप्टर 7 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे। कॉस्ट मेंटेनेंस। कॉस्ट मेंटेनेंस कि जो व्यक्ति जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है उस पर जो खर्चा आ रहा है वो कहां से आएगा, वो कहां से आएगा। आगे बात समझ में। कोई व्यक्ति जो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में उसका खर्चा वर्चा दवाई वगैरह कहां से आएगी? तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो देखो सरकार उसके फैमिली मेंबर से लेती है, उसकी कुछ फीस होगी वो फैमिली मेंबर से ले। सेकंड प्रायोरिटी अगर फैमिली मेंबर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आगे बात समझ में। अगर फैमिली मेंबर नहीं है, गांव रोड पे घूम रहा था, दूसरों के लिए हानिकारक था, आई गाड़ी तेरे नाम वाली वो ले गई है ना, अब उसका खर्चा कौन देखेगा? वाली नहीं है तो हाँ। चैप्टर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
8वां चैप्टर। और ये किससे रिलेटेड है? राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट। उसके भी कुछ राइट है मेंटल इल पेशेंट के भी ना, राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट। इल पेशेंट चैप्टर 9वां, चैप्टर 10वां, चैप्टर 11 और चैप्टर तो 10 है साहब। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कहीं फ्लो में तो भूल तो नहीं है ना। चैप्टर टोटल कितने? 10 ही है, याद रखेंगे ना। हाँ, यही मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था कि तुम लोग दिमाग यही है या फिर कहीं और चला गया। 90वें चैप्टर में इसमें क्या है? पनिशमेंट को रखा गया है। किसको रखा गया बताओ? कौन से पनिशमेंट? अगर आपने किसी मेंटल इल पेशेंट के साथ में कोई बदतमीजी कर दी, पिटाई कर दी, रेप कर दिया उसका ना, तो क्या क्या पनिशमेंट हो गए, तो उन सबको इसमें रखा गया। चैप्टर 10, चैप्टर 10 हाई अथॉरिटी के द्वारा जो भी नए नियम कायदे बनाए जाएंगे हॉस्पिटल के, वो सब किस में रखे जाएंगे? चैप्टर 10। इट इंक्लूड न्यू रूल एंड रेगुलेशन। गिवन बाय हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी के द्वारा दिए गए जो नियम कायदे हैं वो सब किस में आएंगे बताओ? हाँ, अरे आगे बात समझ में। कितने चैप्टर है बताओ? कितने चैप्टर है बताओ? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर। पर एडमिशन कौन से चैप्टर में रखा गया है बताओ? एडमिशन कौन से चैप्टर में रखा गया? हाँ, अब देखो किसी भी, सुनो मेरी बात को सुन लो, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लिख लेना या फिर आप याद हो जाएगा तुरंत। कि देखो किसी मेंटल इल पर्सन का जो एडमिशन होता है 2 प्रकार का होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री तो ये है कि उसको लगे कि मेरे अंदर दिमाग में कोई दिक्कत आ रही है, इनसाइड प्रेजेंट है, तो वो चला गया हॉस्पिटल के अंदर और उसने अपना एडमिशन करवा दिया। वो क्या है बच्चों? वॉलेंट्री। क्या है बताओ? आगे बात समझ में। वो क्या है बताओ? वॉलेंट्री है। खुद चला गया कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है दिमाग के अंदर कुछ है ना, इस तरीके से खुद ने उसका एडमिशन करा दिया। वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? देखो इसके अंदर स्पेशल जो है सर्कमटेंस को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोई रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं मोहल्ले वाले, तो आ गई गाड़ी, ले गई है ना। आई बात समझ में? तो एक बार देख लेंगे आप लोग, अगर पेशेंट जो है अदर पर्सन के द्वारा एडमिट कराया जाता है तो वो इनवॉलेंट्री में आता है। किसमें आता है बताओ? आ गई बात समझ में? और इनवॉलेंट्री एडमिशन हम तभी करा सकते हैं जब वो व्यक्ति जो है सोसाइटी के लिए या किसी दूसरे के लिए हार्मफुल है। दूसरों के लिए क्या है बताओ? ऐसा नहीं है कि चल रहा फिरता था, रास्ते में एप्लीकेशन लिख दी कि एक हमारे मोहल्ले के अंदर मेंटल इल पर्सन है, आप इसको आ जाओ और ले जाओ। ऐसा नहीं है। जब तक कि वो दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं है, उसका इनवॉलेंट्री एडमिशन नहीं हो सकता। खुद के लिए या दूसरों के लिए या मोहल्ले वालों के लिए हार्मफुल है तभी। पेशेंट का किस तरीके से, देखो इसमें क्या होगा, उसका एमएससी बनाया जाएगा पहले 2 गवर्नमेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, न्यूरोसाइकेट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? उसको देखेंगे 2 गवर्नमेंट न्यूरोसाइकेट्रिक देखेंगे, उसका मेंटल स्टेटिक एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? और उसमें पाया जाता है, उसमें भी नहीं, फिर उसको 24 से 72 घंटे तक रखा जाएगा और उसके अंदर पाया जाता है कि वो व्यक्ति जो है एडमिशन के लायक है या नहीं, फिर उसको एडमिट किया जाएगा। अगली बात समझ में? इनवॉलेंट्री कैसे करेंगे? पहले उस व्यक्ति की जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? एमएसई, एमएसई की फुल फॉर्म मेंटल स्टेटिक एग्जामिनेशन करेंगे।
और मेंटल स्टैटिक एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? 2 गवर्नमेंट न्यूरो साइकिट्रिस्ट के द्वारा, 2 गवर्नमेंट न्यूरो साइकिट्रिस्ट के द्वारा जो है उसका MSc बनाया जाएगा और उसको 24 से 72 घंटे तक रखा जाएगा सामने ऑब्जर्वेशन में, और फिर लगे कि ये दूसरों के लिए खुद के लिए हानिकारक है या हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर उसका एडमिशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आए बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? पुलिस के द्वारा कब कराया जाएगा बताओ? जब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। क्या बताओ? हाँ, डिस्चार्ज देखेंगे आप लोग। डिस्चार्ज देखो यहां पर कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला डिस्चार्ज पेरोल, जानते हो ना, पेरोल पे आ जाता है ना, शादी कर जाते हैं, अरे क्रिमिनल नहीं होते, आ जाते ना 60 दिन की छुट्टियों पे आ गए, शादी वादी करके फिर वापस जेल में चले जाते ना पेरोल पे। तो सबसे पहला है पेरोल, PARROL, पेरोल। किस तरीके से हम लोग जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं? पहला तो पेरोल, और पेरोल पे जो डिस्चार्ज होगा 60 दिन के लिए जाएगा। कितने दिन के लिए जाएगा बाहर बताओ? हाँ, आगे बात समझ में? अब आप किसी मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप जैसे कि साइकेट्रिक वार्ड में काम करते हो और एक नया मरीज जो आया, एडमिशन होने के बाद उसका डिस्चार्ज हुआ, तो आप लोग क्या क्या नर्सिंग एडवाइस उसे आप लोग देंगे? तो देखो, सबसे पहले उसको टाइम से टाइम मेडिसिन लेने के लिए आप लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हो और कोई मरीज डिस्चार्ज हुआ तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप उसको टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेने के लिए, हाँ, अगर कोई साइड इफेक्ट दिखे मेडिसिन का तो तुरंत जो है डॉक्टर को बताना है, ये आप उसको सलाह देंगे। और जितना टाइम दिया गया है फॉलो अप के लिए उतने टाइम पे वापस चेक करवाना है, ये सलाह देंगे। ये तो आप हर मरीज को देते हो ना, वही देनी है। चलिए एक बार देखेंगे आप लोग, देखो पूरा देखो तुरंत, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले या समझने से पहले माइंड को समझना जरूरी है, क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर का संबंध जो है माइंड से है। आई बात समझ में? और माइंड क्या है? ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो एक एनाटॉमिकल सबस्टेंस है आपकी बॉडी का, जो कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, इनसे मिलकर बना होता है, वो ब्रेन है। जबकि माइंड क्या है? जो आपकी एक्टिविटियां है उन सब का एक इंक्लूड फॉर्मेशन। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप लोग माइंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, माइंड क्या होता है? देखो, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है बताओ? जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई बात? जिसकी कोई लिमिट नहीं है, पहली चीज तो ये चीज। दूसरी बात करें सर ये माइंड बना किससे है, तो सोचते सोचते पागल हो जाएंगे कि किससे बना है, दिखेगा थोड़ी, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, जो आपकी गतिविधि है उससे पता कर सकते हैं कि हाँ ये माइंड है। कहते हैं कोई भी काम गलत करते तो दिमाग नहीं है क्या? गलत चल रहा है तो दिमाग नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन नहीं है। किसी से कहा तुमने आज तक? अरे कहा नहीं कहा। कोई गलत खाना खा रहा है तो क्या कहा? दिमाग नहीं है। कोई गलत चल रहा है तो क्या कहा? दिमाग नहीं है। किसी को याद नहीं आ रहा तो दिमाग नहीं है। समझे नहीं समझे? तो वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपका दिमाग बनाती है। इसका मतलब आपका खाना पीना, चलने की क्रिया, एक्टिविटी, आपका सोचना, आपका इमोशंस वगैरह सब कुछ। कोई जोर जोर से रो रहा है, अरे चुप हो जा, दिमाग नहीं है, कहते हैं ना, अरे कहते हैं। तो वो सब क्या किसमें काउंट होते हैं? माइंड के कंपोनेंट में। कौन कौन से कंपोनेंट देखेंगे आप लोग बच्चों? देखो, जैसे कॉन्शियसनेस, ये एक माइंड का कंपोनेंट है।
आपके पास एक्टिविटी, आपके पास परसेप्शन, आपके पास थिंकिंग, आपके पास इमोशन, आपके पास मेमोरी। अब बताओ तुम्हें कितना दिमाग है? दिखाओ मुझे निकाल के। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। वो क्या दिमाग है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी याददाश्त है? बताओ, दिखा सकते हो मुझे? तुम्हारे ब्रेन में कितना सेरेबेलम है? दिखा सकते हो? आप मुझे देख लेते हैं, काट के यहां से देख लें। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कितनी मेमोरी है, कितनी याददाश्त है? कोई कौन बोल सकता ना? दिखा नहीं सकते। मीजर कर सकते हैं लेकिन दिखा के बताओ। मीजर तो क्या है? दिखा के बताओ। दिखा नहीं सकते। मेमोरी आपके हाँ की इतनी मेमोरी है, थोड़ी ज्यादा है, कम है। अटेंशन, ये भी एक आपके माइंड का एक कंपोनेंट है। अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये माइंड का कंपोनेंट है। इंसाइट, ये माइंड का कंपोनेंट है। जजमेंट, और ये सारा मिलकर, अब देखो ये है दिमाग, ये रहा दिमाग, ये है दिमाग, ये इसको बोलते हैं दिमाग। ये सारा मिलकर क्या बनाता है? आपका दिमाग बनाता है। ये सब मिलकर क्या बनाता है बताओ? दिमाग बनाता है। अगली बात समझ में? माइंड। अरे बात समझ में आई है बच्चों? समझ में आई? अब किसी का अगर दिमाग खराब है, अरे यार ज्यादा मत बोले, दिमाग खराब है मतलब दिमाग खराब है, अंदर से क्या है? दुखी है। तो क्या खराब हुआ? दिमाग खराब हुआ। ब्रेन खराब नहीं हुआ ना? ऐसा तो नहीं कहा अरे मेरा ब्रेन खराब है। कोई खुशी है, बहुत ज्यादा खुश है, अरे खुश है यार बहुत है ना, दिमाग से। अभी दिमाग बहुत खुश है ना, दिमाग। ये तो नहीं कहा ब्रेन खुश है। माइंड, माइंड कैसे का? अगर अंग्रेजी में कहेगा तो माइंड कहेगा। तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से अटेंशन कर रहा है तो कहेंगे इस बच्चे का दिमाग अच्छा है। कहते हैं ना, परसेप्शन अच्छा है, इमोशंस अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है आपका बताओ? माइंड बनाती है। क्या बनाती है आपका? अरे कर लेंगे डिफरेंशिएट। अब तो दिमाग में और ब्रेन में क्या अंतर है पता लगा? चलिए, अब आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या होगा? इन्हीं में प्रॉब्लम होगी। अरे किसी में किस चीज में प्रॉब्लम है? किसी में कॉन्शियस में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में अटेंशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में इमोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में थिंकिंग में प्रॉब्लम, किसी में परसेप्शन में प्रॉब्लम, किसी में एक्टिविटी में प्रॉब्लम, किसी में इंसाइट में प्रॉब्लम, किसी में जजमेंट में प्रॉब्लम। यही चीजें हो रही है ना? इन सभी में दिक्कत आती है, और इन सभी में दिक्कत आने में इनमें से कोई भी बिगड़ा, अब मेंटली कोई भी बिगड़ जाए, इनमें से किसी की सोच बिगड़ जाए, मेंटल इल है बात। किसी की मेमोरी बिगड़ जाए, हो गया डिमेंशिया। किसी की कॉन्शियस बिगड़ जाए, हो गया डिलेरियम। किसी की एक्टिविटी बिगड़ जाए, हो गया मेनिया, हो गया डिप्रेशन। आई बात समझ में? किसी का परसेप्शन बिगड़ जाए, येलो शॉक, हो गया इल्यूजन, हेलुसिनेशन। किसी की थिंकिंग बिगड़ जाए, हो गया डिल्यूजन। आई बात समझ में? हो गई साइकेट्रिक बीमारी। इनमें से किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, क्या हो जाए? साइकेट्रिक बीमारी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में एक से दो चीजें बिगड़, एक चीज भी डिस्टरबेंस हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जो सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। समझे? क्या क्या डिस्टरबेंस आ सकता है इन चीजों में? अब पढ़ेंगे हम लोग। डिस्टरबेंस इन कंपोनेंट ऑफ माइंड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्या क्या डिस्टरबेंस आ सकता है? अगर ये ध्यान से पढ़ लिया तो आज ही साइकेट्रिक कंप्लीट है। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लिया जिसने। डिस्टरबेंस इन माइंड या कंपोनेंट ऑफ माइंड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो ये सब्जेक्ट समझने का है बच्चों, अगर समझ नहीं पाओगे आप रट भी नहीं पाओगे। वो तीनों लड़कियां क्यों नहीं आए?
मरेंगे मरेंगे, नहीं पढ़ सकते। जिसने भी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया, डिस्टरबेंस इन कंपोनेंट ऑफ माइंड इन साइकेटिक डिसऑर्डर लिख लो, डिस्टरबेंस की जगह साइकेटिक डिसऑर्डर। कि साइकेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से या किस किस प्रकार से जो है आपके माइंड के कंपोनेंट डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहले लेंगे, किसको लेंगे सबसे पहले बताओ। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शुरू से एंड तक सेम टू सेम याद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ने, मेरे पास एग्जाम्पल है, जीता जाता था जो सब सबने लिखा दिया शुरू से ले, कोई नहीं है। आप लोग इधर से उधर, उधर का इधर, सब कुछ सीक्वेंस में वही चीजें याद करें जिनकी एक्चुअल में सीक्वेंस होती है, जिनकी स्टेप्स होती है। जैसे सीक्वेंस में कैसे याद करें, जैसे ICD-10 है तो आप ICD-10 में जो है 0 वाले में तो 99 वाली बीमारियां नहीं लिख सकते, 98 वाली बीमारियां थोड़ी लिख सकते हैं, तो वो सीक्वेंस में। अब मैंने 10 कंपोनेंट लिखा दिए, अब एक बच्चा अलग पड़ा है कॉन्शियसनेस, ये वो ये, अब लोग सुबह से शाम तक हो गए लेकिन उसको सीक्वेंस में, अरे नहीं रे सीक्वेंस में कंपोनेंट क्या क्या है। अब मैं पूछूं कि इसमें क्या क्या लगा है इस कमरे में, तो पहले तो पाइप तार, उसमें पागल हो जाते हैं। पंखे लगे, लाइट लगी, बिजली लगी है, तो ये घड़ी लगी है, हो गया काम। इस तरीके से पढ़ना सीखे, पढ़ने के देखो चेंज ही करे पढ़ने। बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्यूशन किताब में जो लिखा है आंसर वैसा को वैसा याद करें, कभी जिंदगी में आप अपनी सोच में डालें कि हाँ ये चीज ये है, हो गया काम खत्म। अब जब तुम देखो मेंटल हेल्थ पर्सन की डेफिनेशन का क्वेश्चन करेंगे किताब में, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा मैंने लिखा है, देखेगा आप लोग और चीज दिख सकती है कि ऐसा व्यक्ति जो है जजमेंट नहीं कर पाता, वो भी तो मेंटल इल ही है। अरे मेंटल इल पर्सन क्या है, इन 10 में से कुछ भी बिगड़ गया, इस 10 में से कुछ भी बिगड़ गया, इसमें काउंट हो गया वो मेंटल। सोच बिगड़ गई तो मेंटल आई बात में, अटेंशन बिगड़ गया तो मेंटल। क्लियर है मन, समझे। देखो ये सब्जेक्ट पूरा समझने का है, अगर आपने नहीं समझा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है बताओ, टॉपिक क्या है बोलो। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कॉन्शियसनेस लेते हैं। कौन सा लेते हैं बताओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपोनेंट भी है अपने माइंड का ना, कि दिन भर में हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कॉन्शियस रहते हैं ना। कॉन्शियसनेस क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस अरे कहीं, अरे अपने आसपास से अवेयर है, सीधी सीधी बात है, अपने आसपास से क्या है, अवेयर है, वही कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस नहीं है। अब चल पंखा रहा है, आपको गर्मी लग रही है, क्या कॉन्शियस है? पंखा लग रहा था, हवा लग रही है या नहीं, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था कि पंखा भी चल रहा है, आप कॉन्शियस ही नहीं थे। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। लाइट लगी हुई लेकिन फिर भी दबाने, बटन दबाने, स्विच लग रही है, आप कॉन्शियस ही नहीं है उस चीज से। तो कॉन्शियसनेस का छोटी सी चीज ये है अवेयरनेस। लिखिए बच्चों, लिखिए अवेयरनेस, अवेयरनेस टू सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति अवेयरनेस होना, वही क्या है, कॉन्शियसनेस। और इसको पता करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको पता, व्यक्ति टाइम की, टाइम कितना हुआ, जगह कौन सी है और आपके आसपास कौन से व्यक्ति हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है नहीं है बताओ। और इसमें सबसे मेन चीज क्या है बताओ, टाइम। एक तो गए घूम रहा है, दिन में घूम रहा है, आज तो रात बहुत अच्छी है, सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, सोएंगे, अरे तो सुबह है, उसको सुबह का सुबह पता नहीं है, दिन का दिन को तो रात, सुबह को शाम, शाम को सुबह है ना, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस। सबसे मेन जो है आपके पास में इसमें क्या है, टाइम है। क्या है बताओ, टाइम। मोस्ट पूछा जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या बताओगे, बताओ, टाइम। और अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो देखो क्या होगा बच्चों, अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए तो आप क्या कहेंगे बच्चों बताओ, अरे आप क्या कहेंगे, डिस्टरबेंस इन कॉन्शियसनेस, डिस्टरबेंस है ना,
डिस्टरबेंस इन कॉन्शियसनेस कहेंगे आप लोग, आप उसको अनकॉन्शियस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बताओ? अनकॉन्शियस। आप उसको अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं। दूसरा आपके पास दूसरा कंपोनेंट कहते हैं एक्टिविटी। अब कहोगे सर एक्टिविटी तो हमारी बॉडी करती है, आपने माइंड में क्यों डाल दिया इसको? अरे बॉडी करती है, कहां से करती है? दिमाग में सोच आती है तभी तो, आई बात समझ में? तो फिर मोटा न्यूरॉन उसको लेके आते हैं। अब मेरे दिमाग में सोच आ रही है कि मुझे हाथ जल्दी जल्दी हिलाना है, तो आप हाथ जल्दी जल्दी हिलाएंगे ना। और अगर उस टाइम पे तो तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ लिया, आपके दिमाग में सोच आ रही है कि हाथ जल्दी जल्दी हिलाना है और आपको बांध दिया गया, आप एंजाइटी में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? आ जाते हो ना। अरे आपको एंजाइटी होने लगती है, नहीं होने लगती? इरिटेशन का होने लगता है ना, होने लगता है कि होने लगता है? अरे बात समझ में? वही तो क्या है, वही ओसीडी है। ओसीडी में क्या होता है? यही तो दिमाग में एक सोच बनती है कि हाथ धोना है। अब सोच बनती है तो आप सोच बन लो हाथ धोना है। अब वो हाथ धोने वाली सोच आपकी एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, आप हाथ धो के आते हो, आपके एंजाइटी धोइए। फिर दिमाग में फिर सोच आती है कि हाथ धोना है, फिर एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। फिर एंजाइटी प्रोड्यूस होने के बाद में फिर चिंता, हाथ धोना है, हाथ धोना है। फिर हाथ धोने के बाद फिर आपकी एंजाइटी फिर रिलीव हो जाती है। आगे बात समझ में? तो एक्टिविटी भी कहां से आती है बच्चों? माइंड से आती है। कहां से आती है? तो एक्टिविटी भी किसका कंपोनेंट है बताओ? माइंड। और इसमें क्या आएगा बताओ? एक्टिविटी किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है बताओ? एक्टिविटी कंडक्टेड बाय, कैसे देखो यहां पर समझेंगे कंडक्टेड बाय में कि आपके माइंड में कुछ स्टिमुलाई बनाती है माइंड आपका, और वो स्टिमुलाई किसको देती है बताओ? मोटर न्यूरॉन को। किसको बताओ? और मोटर न्यूरॉन किधर आते हैं बताओ? एक्सट्रीमिटी की तरफ। किसकी तरफ बताओ बच्चों? एक्सट्रीमिटी की तरफ। और आपकी क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी होती है। क्या होती है बताओ? एक्सट्रीमिटी की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ आती है। किसकी तरफ बताओ? ऑर्गन्स। अब दिमाग में तुम्हें किसी को गालियां निकालने का मन कर रहा है, गुस्सा, अगर उसको गालियां नहीं निकालेंगे तब तक क्या रहेगी? आज तो उसको सुनाऊंगा, मन के अंदर आ रहा है सुनाऊंगा ना। खतरनाक स्टिमुलाई बने हुए दिमाग के अंदर। अब वो बस आ गए और वो स्टिमुलाई किसको दे दिए? मोटर न्यूरॉन को दे दिए। और मोटर न्यूरॉन को देते देते जबान टप 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 हिलने लगी, जबान वगैरह ये गालियां निकाल दी। अरे निकाल दी आपने गाली, मोटर न्यूरॉन को देते हैं ना। लेकिन उसको सुनाऊंगा ये बात किसने करी? माइंड ने। अरे तो जोर से बोलना, जोर से चिल्लाना, चलना फिरना, ये सब किसमें आता है बच्चों बताओ? एक्टिविटी में, है ना। और एक्टिविटी को हम लोग सही तरीके से कहें तो क्या कहेंगे बताओ? साइकोमोटर। क्या कहेंगे? साइकोमोटर। साइको मतलब क्या हो गया आपके पास में? अरे माइंड से रिलेटेड हो गया ना। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या कहते हैं बताओ? एक्टिविटी को बताओ बच्चों? साइकोमोटर। आगे बात समझिए कैसे साइकोमोटर की आपके माइंड के अंदर स्टिमुलाई बनते हैं, वो मोटर पे जाते हैं। ये बात समझे नहीं समझे? अब नहीं समझे तो तुम्हारी मर्जी, अच्छी बात है। साइकोमोटर एक्टिविटी तो देखो, अब इसमें क्या डिस्टरबेंस हो सकता है साइकोमोटर एक्टिविटी में? देखो, जब आपकी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो तो क्या डिस्टरबेंस हो सकता है साइकोमोटर एक्टिविटी में? क्या होता है तुम्हारे हिसाब से बताओ? डिस्टरबेंस इन साइकोमोटर एक्टिविटी। देखो, दो प्रकार के डिस्टरबेंस हो सकते हैं बच्चों इसमें। या तो बढ़ सकती है साइकोमोटर एक्टिविटी, या क्या हो सकती है बताओ? कम हो सकती है। क्लियर बच्चों? अगर आपके बढ़ जाएगी तो आप क्या कहेंगे बताओ बच्चों? मेनिया। आई बात समझ में? तो मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? साइकोमोटर एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है मेनिया में। बढ़ जाएगा तो मेनिया कहेंगे, और कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे बताओ? साइकोमोटर एक्टिविटी एक जगह बैठ गया, क्या हो जाएगा बच्चों? डिप्रेशन। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं हम लोग साइकोमोटर एक्टिविटी के बाद में। परसेप्शन, तीसरा। परसेप्शन जानते हो ना आप लोग बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से परसीव करते हो। आई बात समझ? किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीज है, आपका जो सामने का जो एनवायरनमेंट है उसको आप किस तरीके से परसीव करते हो, वो क्या है आपका? परसेप्शन है। आगे बात सुनो, किसी भी चीज को परसीव करना मतलब दिमाग में डालना। किसमें डालना बताओ? दिमाग में डालना।
देखो, परस्यू एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन। और कैसे परस्यू करते हो बताओ? किसी भी चीज को आप सेंस ऑर्गन के द्वारा ही, जैसे मान के चलो कोई स्मेल है, अब एक ही स्मेल है मान के चलो, तो आप लोग जैसे गुलाब की स्मेल है, तो आप उस स्मेल को कैसे नाक से परस्यू कर रहे हो ना, और आप क्या कह रहे हो, आपको कैसे स्मेल आ रही है गुलाब की, आप खुश हो रहे हो ना। तो किसी भी एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट की कोई भी चीज है, उसको सेंस ऑर्गन के द्वारा परस्यू करना क्या कहलाता है बताओ? परसेप्शन। और सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बताओ? हाँ। आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात समझ में आई नहीं आई बताओ? अब डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, कि अगर डिस्टरबेंस हो जाए किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, आपका परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाए, किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में अगर आपका परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो कैसे कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? क्या देखने को मिलेगा? डिस्टरबेंस इन परसेप्शन। अगर परसेप्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है तो दो प्रकार के डिस्टरबेंस हो सकते हैं परसेप्शन में। कितने प्रकार के बच्चों बताओ? दो प्रकार के। कौन कौन से बताओ? जानते हो आप लोग? इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। आप इल्यूजन की बात करें, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, आप इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन का मतलब देखो, कैसा डिस्टरबेंस है बताओ? ये परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब सामने वाली जो एनवायरमेंट है उसको सेंस ऑर्गन के द्वारा परस्यू करना क्या कहलाता है? परसेप्शन। जैसे किसी चीज को देखना, किसी चीज को सूंघना ना, और सूंघकर आपके ब्रेन तक गई, आपके माइंड तक गई वो चीज। तो आपके पास में दो प्रकार के डिस्टरबेंस हो सकते हैं परसेप्शन में। कितने प्रकार के बताओ? कौन कौन से दो प्रकार के बताओ? अब देखो, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है? इल्यूजन का मतलब होता है बच्चों कि आपने किसी भी चीज को गलत परस्यू किया है। आगे बात समझ में? किसी भी चीज को क्या किया गया बताओ? गलत परस्यू, रॉन्ग परसेप्शन। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, एक वर्ड आप लोग यहाँ पे देखेंगे बताओ, एक तो रॉन्ग होता है, एक फॉल्स होता है। दो वर्ड ध्यान रखें। रॉन्ग का मतलब गलत, जैसे मुझे लिखना था घर और मैंने लिख दिया, बताओ ये रॉन्ग या फॉल्स है बताओ? जो मैंने घर को चल लिख दिया तो इसे रॉन्ग कहेंगे या फॉल्स कहेंगे बताओ? ये रॉन्ग हो गया ना, जो चीज थी वो नहीं है। फॉल्स का मतलब, जैसे कि मान के चलो, मेरी बात सुनो, फॉल्स का मतलब, मेरी बात सुनो, जैसे जकरिया पे जो है बरसात नहीं हुई और मैं आके बोल रहा हूँ और बहुत बारिश थी, मतलब कोई चीज थी नहीं, आप उसको बता रहे हो, तो वो क्या है? फॉल्स है। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए रॉन्ग और फॉल्स में क्या अंतर है? समझे नहीं समझे? तो अगर आप रॉन्ग परसेप्शन कर रहे हो या मिस परसेप्शन, क्या कर रहे हो बताओ बच्चों? मिस परसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन आप लोग कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या कहलाएगा बताओ? इल्यूजन। जैसे कि एग्जांपल आप अच्छी तरह जानते हो, ये एग्जांपल जैसे कि बताओ बच्चों, रस्सी को सांप समझना, और यहां पर जो है आपको बता दें, यहां पर जो स्टिमुलाई है एक्चुअल में प्रेजेंट होता है ना, स्टिमुलाई जो है एक्चुअल में प्रेजेंट होता है। आपने रस्सी को सांप समझा है, रस्सी को क्या समझा है? तो रस्सी प्रेजेंट है एक्चुअल के अंदर, आपका जो है परसेप्शन क्या है? गलत है। जबकि हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? आपका फॉल्स परसेप्शन है। क्या है बताओ बच्चों? फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब कोई चीज है नहीं, कोई चीज है नहीं, फिर भी आप लोग उसको परस्यू कर रहे हो। आई बात समझ में? कोई चीज है नहीं, फिर भी आप लोग उसको परस्यू कर रहे हो, मतलब इसके अंदर स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, फिर भी आप लोग उसको क्या कर रहे हो बताओ? परस्यू करो। आपकी कल्पना है वो, क्या है बताओ बच्चों? आपकी कल्पना, काल्पनिक। आगे बात समझ में? क्या है वो बताओ बच्चों? काल्पनिक है। अरे समझ गए? डिफरेंशिएट कर देंगे नहीं कर देंगे बताओ? कर देंगे।
कर देंगे? चलो करके बताओ, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या अंतर है, बताओ मुझे, बताओ अंतर। मतलब अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो रॉन्ग परसेप्शन, और उधर बताओ दोनों में अंतर पता है? रॉन्ग और फाल्स का मतलब क्या है? आगे बात समझो, रॉन्ग और फाल्स का मतलब पता है ना? तुम्हारे मेरी जेब में 4 रुपए है और मैं बता रहा हूँ, मान के चलो 4 की जगह 5 रुपए, तो वो क्या है बताओ? रॉन्ग है ना? फाल्स में कोई चीज है नहीं, फिर भी आप लोग उसको बता रहे हो, आगे बात समझो, वो फाल्स है। चलिए, तो कितने प्रकार के डिस्टर्बेंस होंगे बताओ परसेप्शन में? 2 प्रकार के। कौन कौन से बताओ? अगर कोई रॉन्ग परसीव करता है चीजों को तो वो क्या है? इल्यूजन। और कोई फाल्स परसेप्शन करता है तो वो क्या है? हेलुसिनेशन। कोई चीज है नहीं फिर भी उसको दिखाई देने तो क्या है बताओ वो? और कोई चीज है उसको गलत दिखाई देने तो क्या है बताओ वो? क्या है बताओ वो? समझे बात को? दिमाग को पढ़ाई रखा करो, तब जाके आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। दिमाग में चक लगा हुआ है, इतना चक लगा हुआ है किसी को हल नहीं। चलिए, तो हमारे पास में देखो, आप लोगों को पता है कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों ही जो है, मेरी बात को सुनो, दोनों ही जो है आपके पास में 5 प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि कितने सेंस है आपके पास बताओ? 5 सेंस। आप आंखों से देखे कि कोई चीज को गलत ले रहे हो तो वो आपके आंखों वाला इल्यूजन हो गया, कि आप रस्सी को सांप समझ गए तो आपके पास में क्या होगा? विजुअल इल्यूजन हो गया। आए बात समझ में? आपके ऊपर पेन चलाया जा रहा था, आप छुरा समझ रहे हो उसको, चाकू छुरी, तो वो चीज होगी। लेकिन आपको इल्यूजन से उस पर ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि टाइप्स ऑफ इल्यूजन कोई पूछता नहीं है, क्योंकि इल्यूजन का मतलब हो जाता है रॉन्ग परसेप्शन। अब वो कैसा भी रॉन्ग कर सकता है ना। यहाँ पर हेलुसिनेशन की बात करें हम लोग, तो हेलुसिनेशन आपके पास में कितने प्रकार का होगा बताओ? अरे कितने प्रकार का होगा बताओ? 5 सेंस है तो 5 प्रकार का। जैसा सबसे पहले बात करें हम लोग, एक तो विजुअल हेलुसिनेशन, बताओ। अब मुझे विजुअल हेलुसिनेशन का एग्जांपल बताओ, तुम बताओ विजुअल हेलुसिनेशन का एग्जांपल बताओ। जैसे कि वो आ गया, मुझे तो नहीं, अरे वो बेटा ना है, बात समझ में? तो ये क्या है बताओ? विजुअल हेलुसिनेशन। कोई चीज है नहीं फिर भी आपको दिखाई दे रही है। चलिए, दूसरा ऑडिटरी हेलुसिनेशन बताओ, बताओ ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होगा? हाँ, कोई आवाज नहीं है फिर भी आपको सुनाई दे रही है ना, भूत की आवाजें या किसी की भी आवाजें आपको सुनाई देती है, किसी की भी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तीसरा आपके पास में टैक्टाइल हेलुसिनेशन, बताओ क्या होगा टैक्टाइल हेलुसिनेशन बताओ? हाँ, कुछ है नहीं फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है तुम्हारी बॉडी पे कुछ चल रहा है, कीड़ा विड़ा ना। चलिए, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किसे कहेंगे बताओ? गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किसे कहेंगे बताओ? आपके मुंह में कुछ भी नहीं है, गुलाब जामुन, मुंह में कुछ ना कुछ सिस्टम है। इतनी बुरी कंडीशन है, गैस्ट्रेटरी का मतलब नहीं समझते, जो तो मैंने पढ़ा दिया है। अरे नर्व के टाइम पे बता दिया, खूब बता दिया। मैं एक बात बताऊं लोग, तुम ये को सारी दिमाग टीचर ही लगा दे, हम तो बस टक 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 ये करते रहे। सब तुम्हें पढ़ाने वाले भी ऐसे मिले होंगे, पढ़ने वाले भी ऐसे मिले, पढ़ाने वाले पढ़ाने पहली क्लास से 12 तक भी ऐसे मिले सब। ये सब चीजें तो। और फैक्ट्री हेलुसिनेशन किसे कहेंगे बताओ? आना या ना आना? अगरबत्ती लगी हुई स्मेल आ रही है तो कौन सा प्रकार का है, क्या है? अगरबत्ती लगी स्मेल आ रही है तुम्हें तो बताओ क्या है? अरे नॉर्मल है, क्या है बताओ? और बिना अगरबत्ती लगी कहीं पर नहीं है, स्मेल आ रही है, गुलाबों की स्मेल आ रही है, तो क्या है बताओ? ऑल्फैक्टरी
हेलुसिनेशन। क्या है बच्चों बताओ? चलिए आगे चलते हैं। थिंकिंग, चौथा कंपोनेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? कि माइंड के कंपोनेंटों में जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या क्या डिस्टर्बेंस होते हैं। थिंकिंग क्या है बताओ? माइंड का कंपोनेंट है ना, माइंड का कंपोनेंट है। थिंकिंग एक तरह की कॉग्निटिव प्रोसेस है। इट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस डील्स विथ आइडियाज। आपके दिमाग में कोई आइडियाज है तो वो भी क्या है, थिंकिंग है। आई बात समझ में? किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट करने के जो आइडियाज है, आइडियाज प्रेजेंट एनी सिचुएशन। थिंकिंग क्या है, देखो आपके दिमाग में कोई भी सिचुएशन है उसके लिए जो आइडियाज आते हैं वो सब क्या है, थिंकिंग है। आई बात समझ में? वो सब क्या है बताओ? थिंकिंग। कोई भी एक चीज के बारे में दो सोच हो सकती है लोगों की, कोई क्या सोच रहा है कोई क्या सोच रहा है उसके बारे में, है ना। तो किसी भी चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी चीज को क्या कर रहे हो आप, किसी भी सिचुएशन को आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसके जो आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए जो आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, वो क्या है, थिंकिंग है। वो क्या है बताओ यदि? थिंकिंग है। आगे बात समझ में? बात समझिए ना, थिंकिंग क्या है बताओ? किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए जो दिमाग में आपके आइडिया आ रहे हैं वो क्या है, थिंकिंग है। तो अब बताओ, चलो मेरे दिमाग में आइडिया जा रहे हैं, बताओ क्या आइडिया है? हम इसको कोई बोल के दर्शा सकते हैं, आई बात समझ में? तो थिंकिंग के लिए हमेशा लैंग्वेज नेसेसरी है। चलो बोल के भी दर्शा देंगे, तो बोलना तो स्पीच हो गया। बोल के नहीं, साउथ अफ्रीका में चले गए वो अपने आइडियाज, नहीं साउथ अफ्रीका में अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं वाल कर करके, क्या आप समझ जाओगे? नहीं, लैंग्वेज जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलना नहीं, भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर थिंकिंग। लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर थिंकिंग। अब बात करते हैं लेवल ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के कितने लेवल होते हैं? देखो समझेंगे, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो समझ लेगा वो समझ लेगा, जो समझेगा वो ऐसे ही रहेगा। 3 लेवल है। फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग, प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग, कंटेंट ऑफ थिंकिंग। कंटेंट ऑफ थिंकिंग 3 लेवल है आपके पास में। देखो फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या है, इधर देखो कि आप दिमाग से कुछ सोच रहे हो, आई बात समझ? जैसे कि कोई भी चीज, नई चीज आपने देखी जिसके बारे में कभी कोई सोच डेवलप नहीं हुई थी, आपने उस नई चीज को देख के आपने क्या किया, नई सोच बनाई। क्या बनाई बताओ? नई सोच। कोई ऐसी चीज आप उसके बारे में नहीं सोची कि ये तो इस तरीके से हो सकता है ना। तो कोई नई सोच बनाना क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। नई सोच बनाना क्या कहलाता है बताओ? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब लिख लेंगे हिंदी में, नई सोच बनाना। और अगर डिस्टर्ब हो जाए, किसी का फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाए, अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो नई सोच नहीं बना सकता। नई सोच, उसके सामने कोई नई चीज ला के दोगे वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत रहेगा। तो इसे कहेंगे हम लोग ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या कहेंगे बताओ बच्चों? अगर डिस्टर्बेंस हो जाए और वो नई सोच नहीं बना पाए तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ बच्चों? ऑटिस्टिक थिंकिंग। समझ गए बात को? ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब सोच को क्रिएट नहीं कर पाना, नई सोच नहीं बना पाना। अब प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग, प्रोग्रेशन का मतलब है कोई सोच है उसको आगे तक बढ़ाना, कोई सोच है उसको
आगे तक बढ़ाना, सोच को आगे तक बढ़ाना, सोच को आगे तक बढ़ाना, वो कहलाता है प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग। अब अगर प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग में डिस्टरबेंस हो जाए, आपके अगर इसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या क्या डिस्टरबेंस देखने को मिलेंगे प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग के अंदर? कि एक तो आपने क्या करा, बहुत ज्यादा सोच बना ली है ना, हाँ सोच रहे हैं कि नौकरी, हाँ सेम काम, नई सोच बनाना फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग है, और सोच को लंबा ले जाना वो प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग है। जो सोच उसको लंबा ले जाना वो क्या है? प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग है। यही तो सब्जेक्ट है ये, इसी को तो समझना है बारीकियों को, इसकी बारीकियों को समझना है। तो प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग में जो सोच, जैसे कि हवाई जहाज के बारे में सोच रहा है, अब सोच को बढ़ा दिया, हवाई जहाज के बाद में हवाई जहाज चलाऊंगा, उसको वहां पे ले जाऊंगा, उसको ये उसका वो, मकान के बारे में सोच रहा है, मकान के बारे में, मकान को ऐसा बनाऊंगा, यूं करूंगा, जैसे ताजमहल की तरह कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, दिमाग में सोच रहा है ना। बहुत सारे, एक सोच से दुनिया भर की सोच बना ली, एक ही सोच से दुनिया भर की सोच, हुआ था जुकाम, सोच ऐसे बना ली, आएगा समझ? एक ही सोच थी, उसको इतना प्रोग्रेस कर दिया, मकान बनाएंगे, मकान मकान में ये लगाऊं, एक ही सोच से आपने दुनिया भर की सोच अंदर ही अंदर बना रखी है। डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया बताओ? प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? इसकी डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होगी तो आप क्या कहलाएंगे उसको? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। क्या कहेंगे बताओ? तो आपसे पूछा जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज किस प्रकार का थिंकिंग डिस्टर्बेंस है? प्रोग्रेशन कैसा है बताओ? या इधर सुनो, या क्या हो सकता है प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग में? इधर सुनो, अभी सोच रहा था पंखे के बारे में, पंखे के बारे में सोचते सोचते किसके बारे में सोचने लगा? जमीन के बारे में, जमीन के बारे में सोचते सोचते आसमान के बारे में, आसमान के बारे में सोचते खरगोश के बारे में, खरगोश के बारे में सोचते सोचते चूल्हे के बारे में, चूल्हे के बारे में सोचते सोचते आदमी के बारे में। मतलब किसी प्रकार का कोई एक दूसरे में कोई संबंध ही नहीं है, ऐसी सोच अंदर डेवलप होती जा रही है। बात समझ में? सोच तो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आपस में कोई संबंध ही, इसे बोलेंगे लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजिंग ऑफ। और आपको कैसे पता चलेगा बताओ कि ऐसा सोच रहे? वो कैसे बताएगा आपको? लैंग्वेज से, है ना। कपड़ा मिट्टी, हवाई जहाज, नमक की थैली, मतलब एक दूसरे में कोई लिंक है, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट ऑफ थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो समझ लेगा वो समझ। कंटेंट ऑफ थिंकिंग का मतलब ये किसी भी विषय वस्तु, कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आपके दिमाग में कोई सोच फिक्स हो गई, कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कोई सोच क्या हो गई? फिक्स हो गई। न तो आप उसके बारे में नई सोच बना पा रहे हो, नई सोच को प्रोग्रेस कर पा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खुद के बारे में एक सोच डेवलप हो गई कि मैं तो राजा हूं, मैं तो क्या हूं? बस अब किसी की नहीं मानते, वो राजा। सोच डेवलप हो गई कि मुझे तो लोग मारना चाहते हैं, फिक्स हो गई, वो तो मेरा दुश्मन है। आगे बात कंटेंट थिंकिंग, क्या कहेंगे बताओ उसको? कि आपकी सोच किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या हो गई? फिक्स हो गई। किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोच क्या हो गई बताओ? फिक्स हो गई। वो कहलाएगा आपके कंटेंट थिंकिंग, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट के बारे में। और कंटेंट थिंकिंग में अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या क्या डिस्टरबेंस आएंगे बताओ? जैसे कि इसके डिस्टरबेंस को बोलेंगे डिल्यूजन। क्या बोलेंगे बताओ? और फोबिया हो जाता है ना। फोबिया भी क्या है? कंटेंट थिंकिंग है ना। किसके बारे? आग के बारे में डर, तो फिक्स है। आग से क्या क्या देखता है? आग के अंदर वो ये नहीं देखता कि आग फेरों में भी काम आती है, आग जो है रोटी बनाती, आग से डर। ऊंचाई के बारे में बस एक चीज कहेगा, वो ऊंचाई से उसको क्या लगता है? डर। तो ऊंचाई के बारे में उसने एक सोच जो है फिक्स कर ली दिमाग में, डर। डिल्यूजन का मतलब ये क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई फॉल्स बिलीफ, कोई आपके दिमाग में फॉल्स आइडिया जमा हो गया, फिक्स हो गया वो आइडिया। क्या हो गया वो आइडिया बताओ? जैसे कि भैया लोग मुझे मारना चाहते हैं, नहीं, ऐसी सोच डेवलप हो गई। नहीं, मैं तो राजा हूं, ऐसी सोच डेवलप हो गई कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता,
ऐसी सोच डेवलप होगी कि जो भी गलत होता है दुनिया में वो सब मेरी वजह से होता है। आई बात समझ में? ऐसी सोच डेवलप हो गई, फिक्स हो गई कि ये जो लोग बातें करते हैं सारे के सारे ये मेरे बारे में बातें करते हैं। आई बात समझ में? तो वो क्या होगा बच्चों? डिलीजन और फोबिया तो आप जानते हो। चलिए उसके बाद आपके पास में अगला कंपोनेंट इमोशन। इमोशन इमोशन का मतलब होता है आपके पास में इमोशन आपके पास में इंटरनल फीलिंग को क्या बोलते हैं? इमोशन। इनर फीलिंग क्या कहलाता है बच्चों? इमोशन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? इमोशन। अब आपके पास में इमोशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल इमोशन, एक आपके पास में इंटरनल इमोशन। अब आप तो कहेंगे सर सारे इमोशन इंटरनल ही होते हैं, कैसे डिवाइड कर दिया? इनके ऑब्जर्व करने के आधार पे एक्सटर्नल इमोशन वो इमोशन होते हैं जिनको हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके गेस्चर से, उसके पोस्चर से, उसके चलने से, उसके फिरने से, उसके बैठने से हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है खुश है या दुखी है ना। तो जिनको हम लोग गेस्चर, पोस्चर या उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं जिन इमोशंस को, वो क्या कहलाएंगे बताओ बच्चों? एक्सटर्नल इमोशन। और जिनको बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल इमोशन, जिनको नॉट एक्सप्रेस बाय बॉडी लैंग्वेज। फिर इनका पता करने के लिए आप क्या करते हो? देखो इनको कैसे करते हो पता? इनको जो है वाइटल साइन लेके पता करते हैं। कैसे बताओ? जैसे टेम्परेचर, पल्स वगैरह लेके पता करते हैं ना अंदर क्या सोच चल रही है। तो जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जो है वाइटल भी क्या हो जाते हैं? चेंजेज हो जाते हैं। आगे बात समझ में? अरे वाइटल भी क्या हो जाते हैं बताओ? चेंजेज। आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई नहीं है बताओ? आगे बात समझ में? अब देखो आपके पास में इमोशन दो प्रकार। एग्जांपल देते हैं इमोशंस के कि इमोशंस के एग्जांपल कौन कौन से? अरे इमोशंस बहुत प्रकार के, बहुत बार सारे एग्जांपल हो सकते हैं इमोशंस के, कि दुखी के इमोशंस, खुश के इमोशंस, है ना। देखो एग्जांपल ऑफ इमोशन। देखिए आपके पास कैसे कैसे हो सकते हैं आप जानते हो, आप सभी जानते हो। एक तो खुशी के इमोशंस हो सकते हैं, एक दुख के हो सकते हैं, एक गुस्से के हो सकते हैं, लव के हो सकते हैं, एंजाइटी के हो सकते हैं, फियर के हो सकते हैं। ये सब क्या है? इमोशंस ही है। क्या है बताओ? इमोशंस है। और क्या किसी के इमोशंस को आप देख सकते हो? नहीं, वो एक्सप्रेस करेगा किसके द्वारा बताओ? इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं अफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? अफेक्ट या मूड के द्वारा, है ना। देखो एग्जांपल में आपके पास में देखो एग्जांपल लेते हैं। पहले लेते हैं प्लीजरेबल इमोशन के एग्जांपल। बताओ प्लीजरेबल इमोशन के एग्जांपल बताओ मुझे। कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जो है आनंदित है? अरे हैप्पी इमोशन होंगे। क्या होंगे बताओ? आई बात समझ में? हंसेगा, खुश रहेगा ना। दूसरा आपके पास में अनप्लीजरेबल इमोशन के एग्जांपल बताओ मुझे। सैड है ना, दुखी रहेगा ना, सैडनेस। तीसरा अदर इमोशन में आप देखेंगे एंगर, लव, आपके एंजाइटी, आपके फियर, आपके जेलसी, ये सब किस में आता है बताओ? हाँ। अब बताओ इमोशंस को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? अरे इमोशन को ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या चेक करो? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अफेक्ट। क्या बोलते हैं बताओ? अफेक्ट किसे बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज को। कि आपके दिमाग में कोई इमोशंस या कोई सोच आ रही है, उसको आप बाहर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? अफेक्ट। बिना लैंग्वेज के। कैसे बताओ बच्चों? हाँ।
तो इमोशन ऑब्जर्व बाय दो तरीके से, एक तो आप अफेक्ट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अफेक्ट, दूसरा आप मूड से। किससे बताओ? मूड से। आई बात समझ में? अफेक्ट का मतलब शॉर्ट टर्म इमोशन, कोई शॉर्ट टर्म इमोशन है, आप थोड़ी देर के लिए दुखी हुए अंदर से, थोड़ी देर के लिए आपका मुंह उतर गया, आई बात समझ में? वो क्या है? अफेक्ट है। शॉर्ट टर्म इमोशन को शो करता है अफेक्ट। शॉर्ट टर्म इमोशन को कौन शो करता है बताओ? अफेक्ट। और मूड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इमोशन। अभी बात समझ में? जैसे आप गुस्से हुए और एकदम से ये आप गुस्से हो, आपने क्या पटा? एकदम से अपना हाथ पटक दिया ना गुस्से से, तो वो क्या है? आपके पास में अफेक्ट है। क्या है बताओ? अफेक्ट। मूड क्या है? आदमी बहुत देर से शांत बैठा है, बहुत देर से क्या बैठा है? शांत। वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट है। क्या है बताओ? हाँ, उसे कहेंगे मूड। क्या कहेंगे बताओ? मूड। नेक्स्ट कंपोनेंट, इमोशन के बाद अगला कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, मेमोरी। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कोई बता सकता है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की क्षमता। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या कहलाती है बताओ? मेमोरी। ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, थिंकिंग की तरह, जजमेंट की तरह। प्रोसेस ऑफ मेमोरी कंसिस्ट, क्या क्या प्रोसेस होती है मेमोरी के अंदर? पहले रजिस्ट्रेशन, कोई भी चीज आएगी अंदर दिमाग में, फिर उसका एनालिसिस होगा, दिमाग एनालिसिस करेगा, फिर स्टोर करेगा, और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेगा बताओ? रिकॉल भी कराएगा। क्या कराएगा बताओ? रिकॉल। यही जो है मेमोरी। आपके मेमोरी में क्या होगा? आपके पहले तो कोई भी चीज आएगी तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा दिमाग के अंदर, फिर उसका एनालिसिस होगा, स्टोर होगा, फिर जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको क्या कर लोगे बताओ? रिकॉल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताओ? रिकॉल का मतलब क्या हुआ बताओ? वापस ढूंढना ना जो चीज थी। हाँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी आपके पास 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के बताओ? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन बात करें हम लोग, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन 3 प्रकार की आपके पास में मेमोरी होती है। कौन कौन सी? इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन है ना, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। रिमोट, इमीडिएट किसे कहेंगे? देखो, इमीडिएट वो मेमोरी है जो आपके दिमाग में सेकंड से मिनटों तक रहती है। सेकंड से मिनट तक आपके दिमाग में कोई चीज याद है आपको, तो वो इमीडिएट है। जैसे कि आपके सामने से कोई मोटरसाइकिल निकल गई, आप मोटरसाइकिल चला रहे थे तो आपको थोड़ी देर तक याद रहे ना, कि देखो कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है ना, उसके बाद आप उसको भूल जाते हो। आपके सामने कोई कपड़े आए, आपने याद किया, तुम भूल गए तुरंत। वो मेमोरी जो सेकंड से मिनट तक रहती है वो आपकी इमीडिएट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिसेंट, आवर्स टू डेज। जैसे सुबह क्या खाया आपको याद है ना, 2-3 दिन पहले कोई प्रोग्राम करा था वो आपको याद है, तो आवर से कुछ दिन तक अगर आपके दिमाग में कोई चीज है वो क्या है बताओ? रिसेंट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी सप्ताह से लेकर कई सालों तक आपके दिमाग में चीजें हैं, तो कौन सी मेमोरी बताओ? वीक्स टू ईयर्स। वो क्या कहलाएगी बताओ? मतलब रिमोट मेमोरी। क्या कहलाएगी बताओ? समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आपके पास में अटेंशन, अगला कंपोनेंट। अटेंशन, अटेंशन देखो आपको एक चीज बता दें बच्चों,
एक वर्ड होता है अटेंशन, यहीं पे आप लोग पढ़ेंगे। एक और कंपोनेंट है माइंड का, वह है कंसंट्रेशन। देखो दोनों चीजें फोकस से बनी है। किससे बनी है बताओ बच्चों? अगर आप कुछ देर के लिए फोकस करते हैं, कहते हो अटेंशन, क्लास में कहते थे ना, अगर कुछ देर के लिए आप फोकस करते हो तो वो अटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और आप अगर ज्यादा देर के लिए फोकस करते हो तो वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। आपको पढ़ाई के लिए अटेंशन रहना है या कंसंट्रेशन रहना है बताओ? कंसंट्रेशन। पढ़ाई के लिए क्या रहना है? वो कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में? तो अटेंशन फोकस फॉर शॉर्ट टाइम, और कंसंट्रेशन का मतलब फोकस फॉर आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई है नहीं है बच्चों? चलिए अटेंशन और कंसंट्रेशन में क्या अंतर है बताओ? चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके पास इंसाइट। अगला कंपोनेंट आपके माइंड का इंसाइट। क्या होगा इंसाइट? इंसाइट का मतलब है आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। प्रेजेंट अबाउट बॉडी एंड माइंड। कि आपके दिमाग और आपके शरीर में क्या चल रहा है। अगर ये चीज पर प्रेजेंट है तो क्या है? वो इंसाइट है। आपको पता है इंसाइट प्रेजेंट है तो साइकोसिस, इंसाइट प्रेजेंट है तो साइकोसिस या न्यूरोसिस? तुम बताना। इंसाइट प्रेजेंट है तो साइकोसिस या न्यूरोसिस? इंसाइट प्रेजेंट है तो साइकोसिस या न्यूरोसिस? इंसाइट प्रेजेंट है तो न्यूरोसिस। मेन डिफरेंस यही है। मेन डिफरेंस नहीं पता साइकोसिस और न्यूरोसिस का, मेन डिफरेंस। चलो एक बात बताओ, एक व्यक्ति रोड पे खड़े होकर डांस कर रहा है, खुद ही गाने गा रहा है, और एक व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। कौन सा साइकोसिस है, कौन सा न्यूरोसिस? जो सड़कों पे नाचता गाता फिर रहा है वो क्या है? साइकोसिस। क्योंकि वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं करता। उसके दिमाग में क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसको नहीं पता। जबकि ऊंचाई से डर वाले को पता है ना कि वो क्या सोच रहा है। बताओ वो क्या सोच रहा है? बताओ कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। आई बात समझ? उसके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये उसको पता है ना ये चीज। ये अगर मेजर डिफरेंस नहीं पता आप लोगों को, नथिंग। तुमने अभी क्या दिया? मैं एक बात बताऊं बच्चों, तुम लोग जब पढ़ लो, जिस दिन आप एम्स वगैरह के लिए पढ़ेंगे, अलग ही चीज होती। ये यूपीपीएससी का, ये साइकेट्रिक यूपीपीएससी, वहां से बात की खाल निकली। तुमने बहुत इजी समझा। 2 लाख 2.5 लाख रुपए देके नर्सिंग कर लेते हैं, हो जाता है काम। तो घर वाले कहते थे नौकरी लगवा देंगे, लग गए। लगवा देंगे फिक्स की, लीव की, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाली, परमानेंट नहीं लगवाएंगे। इसमें जो है पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग से पढ़ो। जैसे मूर्ति की तरह कैसे बैठी रहती हो? मूर्ति हो, और रटना छोड़े। देखो ये तो रट ही नहीं सकते, इसको तो रट के होता है। ये तो तुम रटोगे तो एक सवाल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास में जजमेंट। बताओ मुझे जजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? जजमेंट का मतलब चुनना। जजमेंट का मतलब चुनना। आए बात समझ में? कोई भी चीज को चुनना, वही तो जजमेंट है। लाल और हरे 2 कपड़े दिखाए, बहुत सारे लोग पागल होते हैं। पता कौन सा? दूसरे से पूछ रहे, पता कौन सा?
जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है आपके पास में कि किसी भी चीज को चूज करना, किसी भी दो चीजों में डिफरेंस करना है, बस वो क्या है, जजमेंट। बताओ अगर आपके अंदर प्रेजेंट है जजमेंट तो क्या है, बताओ इंटैक्ट रहेगा किसमें, न्यूरोसिस में। किसमें बताओ, इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, इंटैक्ट का मतलब बचा हुआ है ना। और अगर मान के चलो इम्पेयर्ड है जजमेंट तो क्या है, बताओ आपके, बताओ साइकोसिस का इम्पेयर्ड हो जाए। आगे बात समझे बच्चों, अरे समझ में आ गई या नहीं है, बताओ समझ गए। बताओ चलो, माइंड का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा, आपने पढ़ा था लेवल ऑफ माइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। बताना लेवल ऑफ माइंड में क्या क्या आते हैं, बताओ लेवल ऑफ माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आते हैं लेवल ऑफ माइंड, तुम बताओ। और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है आपके अनकॉन्शियस, शाबाश शाबाश। बताओ सही गलत में फैसला कौन सा लेवल करता है ब्रेन का, सही गलत में फैसला, सुपर, शाबाश। और रियलिटी बेसिस पे बताओ, चलो बताओ किसी भी एक्टर वगैरह किसी भी मॉडल को आइडियल मानकर उसकी पोशाक, उसके जैसे बाल, उसके जैसे चलना क्या कहलाता है, कौन सा डिफेंस में लेंगे, आइडेंटिफिकेशन। चलो बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताओ। हाँ, रिग्रेशन क्या होता है, बताओ। बच्चों की तरह है ना, रिग्रेशन क्या होता है, बताओ। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब मन में कुछ और है, एक्सप्रेस कुछ और किया जा रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग, आप एक बार देखें, फिर आगे चलेंगे हम लोग, देखें एक बार पूरा।